हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करते हैं कुशल मंगल होंगे। आज हम हिंदी विषय में जो टॉपिक कर रहे हैं उसका नाम है वाक्य। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं वाक्य क्या होता है। कई बार क्वेश्चन पेपर में ऐसे कैसे इसका ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं, फिर उसके ऑप्शन होते हैं तो हमें चूज करने होते हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहेंगे, हम वाक्य कहेंगे। मान लो कोई बोल रहा है यानी कि वक्ता है, क्या उसके द्वारा प्रयोग किए गए शब्द अगर अर्थ पूर्ण न दे, क्या हम उसको वाक्य बोल सकते हैं? नहीं। जब तक वो पूर्ण रूप से समझ में न आ जाए यानी कि अर्थ न दे, ठीक है, सार्थक समूह वो शब्दों का यूज करे, ठीक है, और अर्थ भी दे, तो हम उसको क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। उसके बाद जो है क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पुट किया जाता है कि वाक्य के कितने अंग होते हैं। वहां पे ऑप्शन दे दिए जाते हैं 2, 3, 4, 5। ठीक है, हमारे यहाँ कितने अंग बताए गए हैं वाक्य के? 2। क्या क्या नाम है? उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय, इसको इंग्लिश में अगर बोले तो सब्जेक्ट, उद्देश्य, विधेय प्रेडिकेट। ठीक है, उद्देश्य सब्जेक्ट यानी कि जो वक्त जैसे करता है, काम करने वाला डूअर है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उद्देश्य कहेंगे। ठीक है, और जिसके विषय में सारी बातें की गई हैं वाक्य के अंदर, उसको हम क्या कहेंगे? विधेय कहेंगे। क्या कहेंगे? विधेय। तो उद्देश्य की एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। जिसके संबंध में कहा जाए, यानी कि किसके संबंध में हम कह रहे हैं? कर्ता के संबंध में कुछ कह रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? उद्देश्य। जैसे एग्जाम्पल क्या है? दादाजी ने पूजा की। ठीक है, दादाजी ने क्या की है? पूजा की है। किसने की? किसका संबंध? दादाजी का। ठीक है, दादाजी ने काम किया, तो दादाजी क्या हो जाएगा? उद्देश्य। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो अंग है वाक्य का, उसका क्या नाम है? विधेय। क्या नाम है? विधेय। तो इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेंगे। कर्ता के संबंध में जो कुछ कहा जाए, कर्ता के संबंध में यानी कि कर्ता आगे क्या क्रिया कर रहा है, क्या काम कर रहा है, उसके संबंध में वाक्य के अंदर आगे क्या आने वाला है, तो वो सारी चीजें क्या है? विधेय हो जाएंगी। जैसे लड़के खेल रहे हैं, यहाँ लड़कों की क्या क्रिया या काम दिखाया गया है, आगे क्या संबंध बताया गया, क्या कुछ कहा गया है इसके बारे में कि वो खेल रहे हैं, तो वो सारा क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, क्लियर? ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। वाक्य के अंग हमने देख लिए, अब हम देखेंगे वाक्य के भेद। किस तरह से हम वाक्य को डिवाइड कर सकते हैं, किस तरह से इसके कितने टाइप्स बनेंगे, वो देखने हैं हमें। सबसे पहले है क्रिया के आधार पर। ठीक है, सेकंड रहेगा रचना के आधार पर, थर्ड रहेगा अर्थ के आधार पर। यानी कि 3 तरह से हम इसको बांट सकते हैं, 3 तरह से इसके भेद कर सकते हैं। किस तरह से? क्या नाम होंगे? क्रिया के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। अब इनके भी पार्ट्स डिवाइड किए गए हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, तो उसके विषय में भी हम अच्छे से जानकारी लेंगे। एक बार इनके नाम पढ़ लेते हैं। क्रिया के आधार पर कितने रहेंगे हमारे पास? 3 रहेंगे। क्रिया के आधार पर भी कितने रहेंगे? 3 रहेंगे। रचना के आधार पर भी कितने रहेंगे? 3। यानी कि क्रिया और रचना, इन दोनों के तो कितने कितने हैं? 3-3 है। ठीक है, इनके तो 3-3 है, लेकिन अर्थ के आधार पर इसके कितने टाइप्स है? 8 है। कितने हैं? 8। अब क्रिया के आधार पर जो नाम है, कृत्रिवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य, जिनकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इसको आगे करेंगे। सबसे पहले इनके नाम याद कर लें। क्रिया के आधार पर कौन कौन से हैं? कृत्रिवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। नेक्स्ट है रचना के आधार पर कौन कौन से हैं? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। रचना के आधार पर कौन से हैं? सरल, मिश्र और संयुक्त, 3 टाइप। ठीक है, इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने टाइप्स हैं? 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं। नाम देख लेते हैं एक बार। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादिबोधक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक, संकेतार्थक। ठीक है, इनके क्या है? नाम से ही इनकी डेफिनेशन बनेगी। जैसे जो अर्थ है ना, अर्थ के आधार पर है, यानी कि इनका जो अर्थ निकलता है उसी के आधार पर क्या होगी? इनकी डेफिनेशन बनेगी। और इनके एग्जाम्पल्स और इनकी डेफिनेशन अभी देखेंगे। ओके,
ये इतनी चीजें क्लियर हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कृत्रिवाच्य। कृत्रिवाच्य देखो, कृत्रि यहाँ से थोड़ा सा हम आइडिया लगा सकते हैं कि कर्ता से संबंध जोड़ा गया है। ठीक है, तो कर्ता से संबंध जोड़ा गया, डेफिनेशन कैसे बनेगी इसकी? क्रिया का जो सीधा संबंध किससे होगा? कर्ता से होगा। क्रिया के लिंग वचन किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाने वाले हैं? कर्ता के अकॉर्डिंग, क्योंकि कृत्रिवाच्य हम पढ़ रहे हैं, कृत्रिवाच्य है तो कर्ता से रिलेटेड। जैसे एग्जाम्पल हम देखें, सीता गाना गा रही है। एग्जाम्पल देखिए तो क्या है? सीता गाना गा रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, मोहन नाच रहा है। अब यहाँ कर्ता क्या है? एक में तो सीता है, दूसरे में क्या है? मोहन है। तो इसके अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि लिंग वचन चेंज होंगे ना, कर्ता के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे सीता गाना गा रही है तो लड़की, लड़की है तो रही है। अब है मोहन लड़का, तो मोहन नाच रहा है, इसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ, रहा है आया। ठीक है, यानी कि क्या है? कृत्रिवाच्य क्या है? कर्ता से संबंध है। दूसरा जो आगे का सेंटेंस रह जाए, आगे का वाक्य जो रह जाएगा वो किससे संबंधित होगा? कर्ता से। तो कर्ता के अकॉर्डिंग ही लिंग वचन का प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखें क्रमवाच्य। क्रमवाच्य में क्या है? जब क्रिया का संबंध किससे हो, जैसे नाम से पता लग रहा है कर्म वाच्य है तो कर्म से होगा। क्रिया का संबंध किससे होगा? कर्म से। अर्थात क्रिया के जो लिंग वचन है कर्ता के अनुसार चेंज न होके किसके अकॉर्डिंग चेंज हो, फिर वो किसके अकॉर्डिंग होंगे? कर्म के अनुसार चेंज होंगे। ठीक है, अब कैसे है एग्जाम्पल देखते हैं। स्त्रिया ने खेल खेला, हो गया स्त्रिया ने खेल खेला, कर्म के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं लिंग वचन। अब नेक्स्ट है अयन ने खेल खेला, यहाँ एक लड़की एक लड़का है, श्रेया ने खेल खेला। ठीक है, तो खेल के अकॉर्डिंग कर्म पे प्रभाव पड़ रहा है, कर्म के अकॉर्डिंग क्या है? चेंज होगा। अब श्रेया ने खेल खेला, ठीक है, अयन ने खेल खेला, तो यहाँ पे कर्ता का कोई भी प्रभाव किस पे नहीं पड़ा? क्रिया पे, यानी कि लड़का लड़की का कोई भी प्रभाव किस पे? क्रिया पे नहीं आया। लेकिन कृत्रिवाच्य में ऐसा था। नेक्स्ट हम देखते हैं भाववाच्य। भाववाच्य में क्या है? जब वाक्य में क्रिया कर्ता व कर्म के अकॉर्डिंग जो है प्रयोग न हो, तो किसके अकॉर्डिंग प्रयोग होगी? फिर जैसे नाम से पता लग रहा भाववाच्य, यानी कि भाव के अनुसार ही चेंज होगी। कि कौन चेंज होगी? क्रिया चेंज होगी। किसके अकॉर्डिंग? भाव क्या है, वाक्य पढ़ने से हमें पता लग रहा है क्या भाव आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। अब क्या है एग्जाम्पल हम देखते हैं, सगुन से पढ़ा नहीं जाता, सगुन से पढ़ा नहीं जाता, भाव क्या आ रहा है? नहीं पढ़ा जाता। ठीक है, जो भाव आ रहा है उससे पढ़ाई नहीं हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा? भाववाच्य होगा। ठीक है, इसमें भी कर्ता और कर्म इसका कोई भी प्रभाव नहीं होगा, सिर्फ भाव देखा जाएगा क्या भाव है। ओके, ये हमने देख ली रचना के आधार पर 3 भेद। अब हम देखेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने टाइप है, कितने प्रकार है। तो ये 8 हैं। कितने हैं? 8 है। इनके नाम देख लेते हैं। विधानवाचक, निषेधात्मक, प्रश्नवाचक वाक्य है, आज्ञावाचक वाक्य है, विस्मयादिबोधक वाक्य है, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतार्थक। ठीक है, ये क्या रहेंगे? इसके 8 नाम रहेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं जो विधानवाचक वाक्य हैं उनके एग्जाम्पल्स हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, अगर पेपर में आ जाते हैं किस तरह से निकालेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं विधानवाचक वाक्य क्या होते हैं। जिस वाक्य में किसी काम या बात का क्या है? होना पाया जाए, या तो कोई काम हो रहा हो वाक्य के अंदर, या कोई बात कही गई है, तो हम क्या कहेंगे? उसको विधानवाचक वाक्य। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैं खाता हूँ, तो यहाँ क्या काम हो रहा है? मैं खा रहा हूँ खाना, काम हो रहा है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? विधानवाचक। नेक्स्ट है सगुन मेरी सहेली है, तो एक बात की गई है। ठीक है, ये बात की गई है या फिर काम किया गया है, तो किसके अंदर आएगा? विधानवाचक वाक्य के अंदर आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं निषेधात्मक वाक्य। निषेधात्मक में क्या है? निषेध यानी किसी चीज के लिए मना किया जाए, रोका जाए। ठीक है, तो वही क्या होंगे? निषेधात्मक। जैसे एग्जाम्पल देखिए, सड़क पर मत भागो, यानी कि ये काम करने के लिए मना कर रही हैं, तो क्या हो जाएगा? निषेधात्मक है। अब है प्रश्नवाचक वाक्य। कोई प्रश्न पूछा जाएगा वाक्य के अंदर, जैसे आप क्या कर रहे हो, क्वेश्चन किया गया है आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, इस तरह से क्या हो जाएंगे? वो प्रश्नवाचक। नेक्स्ट है आज्ञावाचक, यानी कि इसमें आज्ञा की बात की गई होगी, आज्ञा मांगी गई होगी,
अनुमति होगा, उपदेश भी हो सकता है, विनिमय। ठीक है, ये इस तरह से विनय भी की गई हो। ठीक है, इस तरह से इसके अंदर बोला गया होगा। जैसे एग्जाम्पल में हम देखें, सीमा आप इस कुर्सी पर बैठो। अब इस पे क्या कहा गया है, यानी कि आज्ञा दी गई है कि आप इस कुर्सी पे बैठो। नेक्स्ट है विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक क्या है, इसमें अरे यह क्या हो गया, विस्मय, हर्ष। ठीक है, इस तरह से क्या वाक्य के अंदर जो भाव पैदा होंगे ना वो दिखाए जाएंगे। विस्मय के भाव, हर्ष, शोक, इस तरह से होंगे। जैसे आश्चर्य भी हो सकता है, अरे यह क्या हो गया। कई बार ये पूछ लिया जाता है, जो विस्मयादिबोधक है, विस्मय जो चिन्ह है वो कहाँ लगाया जाता है, वाक्य के आरंभ में, अंत में। तो ये आरंभ में ही लगेगा, जैसे अरे के बाद में लगाना। और विस्मयादिबोधक कई बार पूछ लिया जाता है कि जैसे प्रश्नवाचक होगा ना, प्रश्नवाचक, तो जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह में तो ये साइन यूज होगा। ठीक है, विस्मयादिबोधक में एक लगा के नीचे बिंदु है जो विस्मयादिबोधक चिन्ह दिखाता है। इस तरह से ऑप्शन में आ जाते हैं सिलेक्ट करने कि कौन सा चिन्ह है, चिन्ह भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है इच्छावाचक, यानी कि इच्छा दिखाई गई हो, कामना दिखाई गई हो। जैसे क्या है, एग्जाम्पल हम देखें तो ईश्वर आपका भला करे। इसमें इच्छा प्रकट की गई है कि ईश्वर क्या करे, आपका भला करे। नेक्स्ट हम देखते हैं, इच्छावाचक हो गया हमारा, इसमें जैसे आशीर्वाद, इच्छा, कामना, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है संदेहवाचक, यानी कि कोई भी काम है, काम के पूरा होने में अगर क्या हो जाए, संदेह प्रकट हो, संदेह हमें पता लग रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, संदेहवाचक हो जाएगा। एग्जाम्पल हम देखते हैं, हो सकता है मोहन पास हो जाए। ये क्या है, एक संभावना है, संभावना दिखाई गई है, संभवतः, संदेह। ठीक है, इस तरह से भी हो सकता है, तो इसमें संभावना है। शायद वे कल आए। ठीक है, हो सकता है आ भी जाए और नहीं भी, तो ये क्या है, एक संभावना है। हो सकता है कल तक बारिश का जो मौसम है ना वो ठीक हो जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं संकेतार्थक, जिस वाक्य के अंदर क्या है, संकेत दिखाए गए हो। ठीक है, संकेत में शर्त भी हो सकती है, संकेत हो सकता है, शर्त हो सकती है कोई, तो इसके अंदर आएंगे संकेतार्थक, वाक्य के अंदर आएंगे। तो एग्जाम्पल देखें तो वर्षा न होती तो फसल सूख जाती। ये क्या, संकेत, अगर वर्षा नहीं हुई होती ना तो क्या फसल सूख जाती। ये क्या, संकेत को दिखा रहे हैं। यदि तुम आओ तो मैं चलूं, अगर तुम आ जाते तो मैं चल पड़ता। ठीक है, इस तरह से क्या है, ये संकेत दिखा रहे हैं, अगर ये चीज हो जाती तो मैं वो कर लेता या वो चीज हो सकती थी। तो ये क्या, संकेतार्थक। इस तरह से हमने अर्थ के आधार पर कितने टाइप हमने देख लिए, अर्थ के आधार पर हमने 8 टाइप हमने देख लिए। नेक्स्ट हम अभी यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार हैं। फर्स्ट है सरल, सेकंड मिश्र या मिश्रित भी हम बोल सकते हैं, थर्ड हम संयुक्त। इस तरह से 3 तरह से हम करेंगे। सरल वाक्य, सरल वाक्य के अंदर बहुत मेन चीज है, उसके अंदर एक उद्देश्य और एक विधेय होना बहुत जरूरी है। एक उद्देश्य और एक विधेय, जरूरी नहीं छोटे वाक्य ही सरल हो, बड़े बड़े वाक्य भी देखने को मिले हैं जो सरल वाक्य के एग्जाम्पल होते हैं, लेकिन हमें वहां देखना है क्या एक उद्देश्य है या एक विधेय उसके अंदर है। ये दोनों चीजें हैं तो वो सरल वाक्य है। नेक्स्ट हम देखते हैं मिश्र या मिश्रित वाक्य। इसके अंदर एक पहचान होती है, जितने भी जय वर्ण वाले शब्द होंगे वो सारे मिश्र वाक्य में आएंगे, जैसे जब, जिससे, जो। ठीक है, इस तरह से जितने भी जय वर्ण वाले बनेंगे ना वो सारे मिश्र वाक्य में आएंगे। सेकंड जो चीजें याद करनी वो क्या है, चूंकि, जो योजक शब्द यूज होने वाले हैं, चूंकि, क्योंकि, जब, तब, अर्थात, यदि, तो, ताकि। ठीक है, इस तरह से ये शब्द अगर हमें वाक्य में दिखने को मिल जाए तो हम क्या कहेंगे, मिश्र वाक्य। ठीक है, क्या कहेंगे, मिश्र वाक्य। नेक्स्ट हम देखते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में जो पहचान मिलेगी, वाक्य के बीच में जो जोड़ने के काम करेंगे वो क्या क्या होंगे, तथा, एवं, या, अथवा, किंतु, और, परंतु, लेकिन, अतः। इस तरह से ये अगर हमें नजर आ जाए कहीं तो हम
जो वाक्य हैं उनको अलग अलग कर सकते हैं कि ये किसका एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिए हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, आपको पता लग जाएगा ये किसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है। कक्षा लगते ही अध्यापक एक कक्षा में पढ़ाकर दूसरी कक्षा में चले गए। क्या यहाँ पे कोई योजक चिन्ह यूज हुआ है? जैसे हमने मिश्र वाक्य में पढ़ा था, चूंकि, क्योंकि, जब, तब, अर्थात, यदि, तो, ताकि, ये याद करने हैं ताकि आपको पहचान हो जाए। या संयुक्त वाक्य में हमने पढ़े थे तथा, एवं, या, अथवा, किंतु, और, परंतु, लेकिन, अतः। इस तरह से कोई भी इसके अंदर योजक चिन्ह नहीं यूज हुआ है। इसमें क्या है, कक्षा लगते ही अध्यापक एक कक्षा में पढ़ाकर दूसरी कक्षा में चले गए। तो ये क्या है, सरल वाक्य का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? ये सरल वाक्य का एग्जाम्पल है। जैसे मैं खाना खाता हूँ, सरल वाक्य है। ठीक है, लेकिन पेपर में इतने छोटे तो नहीं देंगे ना, सबको पता है छोटे वाक्य क्या है, सरल है। लेकिन जो वे छोटे वाक्य हैं वो पेपर में तो नहीं आते ना, ऐसे बड़े आएंगे, उसमें हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कौन सा वाक्य, तो ये कौन सा है, सरल। हमने देखना ये योजक चिन्ह के बगैर आया ना, इसमें उद्देश्य भी है, विधेय भी है, कर्ता भी है, और जो बाकी का हिस्सा है विधेय जिसके संबंध में बात की गई है वो भी है। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल। कालांश लगते ही गुरुजी कक्षा में आए और पढ़ाकर दूसरी कक्षा में चले गए। यानी कि पीरियड होते ही क्या हुआ, टीचर की, गुरुजी की क्लास थी एक कक्षा में, वो पूर्ण होते ही दूसरी कक्षा में वो चले गए। अब यहाँ पे जो योजक चिन्ह के रूप में क्या यूज हुआ है वो देखते हैं हम। यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ है, और जो शब्द है वो आया है। तो और हमने किस में देखा था, संयुक्त में देखा था। किस में देखा था, संयुक्त में। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, संयुक्त वाक्य का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, बच्चे मैदान में गए क्योंकि उन्हें खेलना था। अब क्या जो 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 आया है योजक चिन्ह जुड़ाव के रूप में जो यूज हुआ है, प्रयोग हुआ है, वो क्या है, क्योंकि। क्या यूज हुआ है, क्योंकि योजक यूज हुआ है। तो यूज हुआ है तो हम क्या देखेंगे, क्या ये मिश्र है या संयुक्त। यहाँ कंफ्यूजन होती है, लेकिन हमने कुछ शब्द मिश्र में देखे थे, कुछ शब्द संयुक्त में हमने देखे थे। क्योंकि जो शब्द आया था वो किस में आया था, मिश्र में आया था। ठीक है, इसमें एक क्या है, प्रधान वाक्य है। जैसे बच्चे मैदान में गए, ये क्या है, प्रधान। कई बार पूछ लिया जाता है प्रधान वाक्य है, और आश्रित जो उपवाक्य होता है उसको निकालो इसमें से। अब बच्चे मैदान में गए, ये क्या है, प्रधान वाक्य है। ठीक है, क्योंकि उन्हें खेलना था, क्योंकि उन्हें खेलना, क्योंकि जो यूज हुआ ना वो क्या है, योजक है। उन्हें खेलना था, उन्हें खेलना था क्या है, ये उपवाक्य हो जाएगा, आश्रित उपवाक्य। यहाँ से हमने दो चीजें सीख ली। एक तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये मिश्र वाक्य का एग्जाम्पल रहेगा क्योंकि जो योजक चिन्ह हुआ है। दूसरा हमने इसमें से प्रधान और आश्रित उपवाक्य निकालना सीख लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं, बच्चों को खेलना था अतः मैदान में गए। बच्चों को खेलना था अतः मैदान में गए, इसमें क्या है, अतः जो शब्द यूज हुआ था वो संयुक्त वाक्य में हुआ था। किस में हुआ था, संयुक्त में। तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये संयुक्त वाक्य का एग्जाम्पल हो जाएगा। यहाँ पे हमारा वाक्य हुआ कंप्लीट। अब एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको देते हैं। ठीक है, कई बार है ना पेपर में ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि वाक्य के जरूरी तत्व। जो हमने टाइप्स है वो तो हमने टाइप्स तो सारे पढ़ लिए। कई बार ये चीजें भी पूछ ली जाती है कि वाक्य के जरूरी तत्व कौन कौन से, कितने टाइप्स के हैं, ऐसे बोलते। तो इसके नाम भी हमें पता होना चाहिए कौन कौन से है। सार्थकता, पदक्रम, निकटता, पूर्णता, ये 4 टाइप रहेंगे वाक्य के जरूरी तत्व के। यानी कि सार्थक होना चाहिए। अगर वाक्य मैं लिख रही हूँ या बोल रही हूँ तो वो अर्थ के साथ बोला हुआ जाना चाहिए। ठीक है, बिना अर्थ के वाक्य नहीं माना जाएगा। पदक्रम, जैसे पदक्रम भी होना चाहिए, कोई इधर से उधर। जैसे मैंने खाना खा लिया, खाना मैंने खा लिया, या खा लिया खाना मैंने। इस तरह से उल्टा सीधा क्रम नहीं लगाना है, तो सीधा मैंने खाना खा लिया, इस तरह से पदक्रम भी ध्यान रखना है। फिर है निकटता। निकटता का अर्थ है, जैसे मैंने एक शब्द बोला, मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, ये है निकटता। ठीक है, यानी कि इसके अगर बीच में क्या है, ठहराव न हो तो क्या हो जाएगी, निकटता। अगर जैसे ठहराव हुआ,
मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। इस तरह से बीच बीच में अगर मैंने ठहराव करके बोला या बीच में स्पेस दिया तो वो क्या है, निकटता खत्म हो जाएगी, वहाँ से निकटता होना जरूरी है। नेक्स्ट है पूर्णता। अगर मैं कोई सेंटेंस बोल रही हूँ, कोई वाक्य बोल रही हूँ, तो वो अपने आप में क्या होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। जैसे मैंने अपनी सारी किताबें रख दी हैं, ठीक है, मैंने अपनी सारी किताबें बैग के अंदर रख दी है। इस तरह से भी हो सकता है, जिस तरह से भी आप वाक्य बनाना चाहो। मैंने काम कर लिया है, मैंने खाना खा लिया है, ठीक है, मैंने पढ़ाई कर ली है, मैंने बाहर बाजार में मैं चली गई थी। किसी भी तरह से आप सेंटेंस बनाओ तो अपने आप में क्या होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो हमारे हो गए जरूरी तत्व जो आपको जानना जरूरी था। अब एक और इम्पोर्टेंट बात है, बहुत ज़रूरी बात है, पेपर में डायरेक्ट हमें देखने को मिलती है, लेकिन ऐसा कोई नहीं बताता, इसलिए हमारे नंबर वहाँ पे कट जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना है। जो की पॉइंट्स क्या है, हिंदी में जो है आंसू, ये शब्द है आंसू, हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, होश, भाग्य आदि शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। ये पिछली बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसको नहीं आया था उसका रह गया, क्योंकि ये चीज़ें कोई भी नहीं पढ़ाता। तो क्या है, हिंदी में आंसू, हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, होश, भाग्य आदि शब्दों का प्रयोग हमेशा किस में होता है, किस रूप में होता है, बहुवचन में होगा। किस में होगा, बहुवचन में। जैसे ये हस्ताक्षर मेरे हैं, ना कि ये कहूँ मैं ये मेरा हस्ताक्षर है, ऐसे नहीं बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, ये हस्ताक्षर मेरे हैं, ऐसे बोले जाएगा, ठीक है। इसलिए किस चीज़ में यूज हुआ है, बहुवचन में, ठीक है। मेरे आंसू निकल गए या मेरा आंसू निकल गया, ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना, बहुवचन में बोला मेरे आंसू निकल गए, ठीक है। उनके दर्शन हो गए, मेरे होश उड़ गए, ठीक है। इस तरह से हम इनका प्रयोग करेंगे, ये के बहुवचन के रूप में प्रयोग होंगे। आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर भेजिए, आपको वीडियो कैसी लग रही है। अगर कुछ हमें बदलाव करना है या आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।